क्या फॉर्मूला आया था फोकल लेंथ का, एक बार बोलो देख के तो सब लोग। हाँ जी, फोकल लेंथ हमने निकाला था, मुझे जहां तक याद है, बोलो एक बार। डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d, यही था क्या? और कैपिटल डी जहां पे क्या था, कैपिटल डी के बारे में बताया था, कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी था डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंसेस, यही था क्या? और एक फॉर्मूला लिखाया था बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू अंडर रूट hi1 hi2, ऐसा ही कुछ था क्या? चलो सवाल लिखो इस पे, एक दो सिंपल सिंपल सवाल आता है इस पे, अगर आएगा भी तो फॉर्मूला बेस आएगा। लिखो एक सवाल लिखो सब लोग, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, the distance between an object and the screen is 100 centimeter. Distance between an object and screen is 100 centimeter. 100 centimeter. Full stop. A lens produces image on the screen. A lens produces image on the screen. A lens produces image on the screen when placed at either of two positions. When placed at either of two positions 40 centimeter apart. When placed at either of two positions 40 centimeter apart, यानी कि दोनों लेंस के पोजीशन के बीच का डिस्टेंस दे दिया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर अपार्ट, फुल स्टॉप। फाइंड पावर ऑफ लेंस अप्रोक्सीमेटली, फाइंड पावर ऑफ लेंस अप्रोक्सीमेटली, पावर ऑफ लेंस अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला 3 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 7 डायोप्टर, 9 डायोप्टर। पावर निकालना है तो सबसे पहले क्या गिवन है बताओ। कैपिटल डी का वैल्यू दिया है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, बोलो। अरे विद्वान लोगों, 100 सेंटीमीटर। और स्मॉल डी का वैल्यू दिया है, दो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना, 40 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से हम फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख दो उठा के। तो 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, देखो तो कितना आ रहा है वैल्यू, चेक करो तो, बोलो। देखो 100 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 10,000, माइनस 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 400, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो शहीद हो गए। ऊपर बचा 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 होता है 84, होता है क्या, 84 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 21 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया। पावर क्या होता है बच्चों, क्या 1/f, लेकिन ध्यान रहे फोकल लेंथ को किस में रखना होता है, मीटर में, यानी कि 20n इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर।
तो 21 और 10 टू द पावर -2 पर जाके 100 बन जाएगा। क्या अप्रोक्सीमेटली बोल दूं 5 डायोप्टर? अप्रोक्सीमेटली इसलिए उसने पूछा भी है, समझ रहे हो? सो दिस इज योर आंसर 5D। तो इस तरह के, हाँ हाँ बिल्कुल, एक ही लेंस है, लेंस एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस का दो अलग अलग पोजीशन है जिसके लिए वो इमेज स्क्रीन पे बना रहा है, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पे दो लेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेंस एक ही है। लेंस को हम स्लाइड करके डिफरेंट पोजीशन पे लेके जा रहे हैं ताकि उसका इमेज स्क्रीन पे बने। हाँ, एक और सवाल लिख लो, चलो इसको लिख लिया सबने? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In displacement method, the lengths of images in displacement, हाँ बोल रहा हूं बच्चे। In displacement method, the lengths of images in two positions of lens are 9 centimeter and 4 centimeter respectively. In displacement method, the lengths of images in two positions of lens are 9 centimeter and 4 centimeter respectively on the screen. 9 centimeter and 4 centimeter respectively on the screen. Then the length of object must be. बताओ, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दिया है लेकिन आसान है। इसी को डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग बोलते थे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में बोल रहा है कि जो दो इमेज स्क्रीन पे बनता था उसका लेंथ दिया हुआ है, तो आपसे ऑब्जेक्ट का लेंथ पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला बच्चों, HO इक्वल टू √HI1 इंटू HI2। तो एक लेंथ है इमेज का 9 और दूसरा 4, तो 9 इंटू 4 36, कितना 6 सेंटीमीटर। अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज छूट गया है, ठीक है ना, मैं करा देता हूं, वरना बाद में कहीं तुम्हारे दिमाग में कहीं एक आध सवाल दिख गया तो तुम बोलोगे नहीं पढ़ाया। वेलोसिटी इन, कुछ छोड़ना नहीं है, वेलोसिटी इन स्फेरिकल रिफ्रेक्शन पढ़ाया था, याद है? क्या फॉर्मूला था? ये सरफेस, इधर N2 इधर N1, इसका रेडियस R, इधर कहीं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे कुछ होता था, रिफ्रैक्शन वगैरह होता था, इधर कहीं इमेज बनता था। हाँ जी, इसको U बोलते थे, इसको V बोलते थे। क्या फॉर्मूला था बताओ ना? बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R। अब मान लो इसी में उसने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, कोई स्पीड दे दिया इसका VO, इधर जा रहा है, VI निकालना है, ठीक है, और इसको भी मूव करा लो। लेट अस एज्यूम कि ये भी मूव कर रहा है। शुरू में इसको 0 मानते हैं, चलो बाद में इसको मूव कराते हैं। तो चलिए अब स्पीड की बात करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही पुरानी चीज है जो लेंस में किया, सॉरी जो मिरर में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर दोनों में किया था। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो देखो N2 कांस्टेंट है, क्या 1/v का डिफरेंशिएशन -1/v स्क्वायर इंटू v का dv/dt, बोलते नहीं, माइनस N1 कांस्टेंट है, 1/u का हो गया -1/u स्क्वायर इंटू u का du/dt,
और आरएचएस में देखो तो N2 कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, सरफेस का रेडियस तो चेंज होगा नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सही लिखा है मैंने? तो ये हो गया -N2/v² इंटू dv/dt, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस N1/u² इंटू du/dt इक्वल टू 0। इसको भेज देता हूं RHS, तो यहां बचा N1/u² इंटू du/dt मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड, दिस इज vo इक्वल टू N2/v² इंटू dv/dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना चाहूं बच्चों, vi का वैल्यू, तो इसको इधर भेज दो, तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा N1/N2 इंटू इधर आके बन जाएगा v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला, ये तब यूज करो जब ये सरफेस मूव ना कर रहा हो। अगर ये भी मूव कर दिया जाए, सपोज दिस इज vs, ये भी इधर जा रहा है vs से, तो रिलेटिव वेलोसिटी याद करो, vi को क्या मैं लिख सकता हूं, vis, बोलते नहीं, N1/N2 इंटू v²/u² इंटू vos, और vis मतलब क्या, vi माइनस vs रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू N1/N2 इंटू v²/u² इंटू vo माइनस vs। क्या मेरी बात क्लियर है? बस इतनी सी कहानी है, लिख लो। लाइव क्लास सब लोग किया करो, जितने भी लोग हो सब लोग को इन्फॉर्म कर देना एक बार कि कृपया लाइव क्लास करें। टेक्निकल इश्यूज के वजह से अगर किसी दिन वीडियो खराब हो गया, साउंड नहीं आया, तो फंस जाओगे भाई, अच्छा खासा टॉपिक निकल जाएगा। इसलिए कोशिश करो लाइव, हाँ इसलिए कोशिश करो हमेशा लाइव क्लास करने का। वीडियो को बैकअप के लिए रखो कि हाँ किसी दिन मिस हो गया, बहुत इमरजेंसी हो गया, बीमार पड़ गए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये नहीं कि आराम से रात को सर सोते हुए हम तो 12 बजे वीडियो देखेंगे आपका। चलो एक बहुत बड़ा चैप्टर तुम्हारा खत्म होगा कल, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा कल का क्लास। अगर VS इज लिख लेना, वेलोसिटी ऑफ ये सरफेस, spherical surface, vi is velocity of image, vo is velocity of object। मुझे बोला गया है सेमीकंडक्टर्स पढ़ाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, नाम सुने हो? हाँ ग्रेविटेशन भी पढ़ाना है। अरे ग्रेविटेशन ठीक है, एक सवाल आता है, सेमीकंडक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और एग्जाम एंट्रेंस के लिए भी। बोर्ड में तो बच्चों 13-14 नंबर का सवाल आएगा, 13-14 तो नहीं लेकिन 10-12 तो जरूर आएगा, और एंट्रेंस में तो सवाल रहेगा ही रहेगा भर के, और खासकर नीट में तो पक्का। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तेरा नहीं हुआ है अभी तक? एंट्रेंस के लिए मतलब तुम ड्रॉपर बैच से है? अच्छा ड्रॉपर बैच में अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा मे बी। देखो स्टार्ट होगा बच्चे, सब होगा, टेंशन मत लो। अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस हो रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैंने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो पूरा फुल वीडियो है मेरा, यूट्यूब में जाके देख सकते हो तुम, लेक्चर 1 से मिल जाएगा सब कुछ। हाँ हाँ वैसे कहाँ इतना टाइम मिलेगा, इतना बिजी है सर जिंदगी में, पढ़ना है, खाना है, सोना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी घुमाना है, आप नहीं समझोगे सर। वो तो है बच्चे, ये 1 साल तो जलाना तो पड़ेगा खुद को, उपाय नहीं है इसका कुछ। एक सवाल करा देता हूँ चलो, ये है सरफेस, रेडियस दिया है जिसका 10 सेंटीमीटर,
इधर n का वैल्यू है 1.5, इधर n का वैल्यू है 1। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे और ये इधर की तरफ जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो और ये जो सरफेस है ये भी इधर की तरफ जा रहा है vs 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको vi निकालना है। चलो निकाल सकते हो, खुद ही निकाल सकते हो। सबसे पहले v का पोजीशन निकालना पड़ेगा आपको और फिर फॉर्मूले में उठा के डाल दो, जिंदगी आसान है। u 30 है बच्चे, v निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज करो, वही n2 बाई वी n1 बाई यू। हाँ जी बताओ, क्या n2 का वैल्यू 1.5 जिसमें रे जाता है, n1 इज 1, याद है ना ये सब चीज या भूल गए? u का वैल्यू -30, रेडियस +10। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ध्यान से देखो, बार बार कुछ आया करता था v +90। याद आ रहा है? ये वही डाटा है। चलो ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, vi माइनस वीएस। vo दिया हुआ है, vs दिया हुआ है। देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव स्पीड के लिए। तो तुमको vo दिया हुआ है +2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और vs दिया हुआ है +1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। vi निकालना है, पुट करो यहां उठा के। तो vi माइनस vs इज 1 इक्वल टू n1 बाई n2 1 बाई 1.5 इंटू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यानी कि +90 का स्क्वायर डिवाइड बाई -30 का स्क्वायर इंटू vo माइनस vs। vo इज +2 माइनस vs इज +1। चलो सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है vi। ये उड़ा तो यहां एक जीरो रख देना। तो vi माइनस 1 इक्वल टू, ये हो गया 5 से काट दो तो 2/3, ये गया 3 स्क्वायर हो गया 9, 2 माइनस 1 1, 3 से गया 3, 6 + 1 7 आ जाएगा क्या? +7। देखो चेक करो, हाँ जी हो गया। vo माइनस vs, vo 2 vs 1, ये फॉर्मूला यूज किया बच्चे, ये वाला। सबका हो गया। चलिए चलते हैं अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के आखिरी सेगमेंट पे, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। पढ़ लेंगे, क्या है, इतना पढ़ लिया तो वो भी पढ़ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखो बच्चों, कहानी शुरू होती है इंसान की आंखों से, ठीक है ना? कहां से शुरू होती है कहानी? हमारी आंखों से।
हमारी आंखें जो हैं अपने आप में बहुत यूनिक चीज है, पता है तुम लोग को? बहुत 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 ज्यादा यूनिक, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना जितना यूनिक हमारी आंखें हैं। तो सबसे पहले आंखों में क्या है, आंखों में भी लेंस होता है, बेसिकली इमेज ही तो बनता है। हम किसी चीज को देखते हैं तो उसका इमेज बनता है। तो आंखों का कहानी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, तो वो बायोलॉजी वाले मुझसे ज्यादा अच्छा से जानते हैं, बट थोड़ा बहुत मैं आइडिया देता हूं, थोड़ा बहुत मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूंगा। आंखें जो होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं, बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है, स्फेयर जैसा एक होता है, ठीक है। आंखों में क्या क्या होता है ध्यान से सुनो। सबसे पहले होता है कॉर्निया, सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के बाद अगला वाला जो सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोई बायोलॉजी वाला है क्या, बताओ मुझे। बायोलॉजी वालों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। है रेटिना, इतना जल्दी आता है? रेटिना इधर होता है गधे। तेरे से ज्यादा तो मुझे आता है फिर। इसको बोलते हैं प्यूपिल्स। प्यूपिल, ये जो होता है ना आंखों का कलर, देखा है? कलर कलर कलर, वो किसी का हरा होता है, किसी का ब्लू होता है, फील किया है? नहीं, एक्चुअली प्यूपिल जो होता है ना, प्यूपिल वो वाला पार्ट है तुम्हारा जो ब्लैक वाला। आंखों में आंखों का अगर इमेज देखा जाए बेसिकली, तो यहां पे होता है एक ये ब्लैक स्पॉट होता है ना, और हाँ उस पे किनारे किनारे ऐसा कुछ होता है जिसका कलर कुछ अजीब अजीब सा होता है। बिल्ली का देखोगे तो ग्रीनिश दिखाई देगा, इंसानों का भी होता है, कोई ब्लू होता है, कोई भूरे रंग की आंखें होती हैं, ब्लू है पानी पानी पानी, बहुत सारे गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। तो प्यूपिल होता है, और प्यूपिल के पीछे ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। इसका काम क्या होता है ना, आइरिस का काम जो होता है, मैं लिखा दूंगा सब कुछ, टेंशन मत लेना। आइरिस का काम होता है, कभी कभी देखा होगा, जैसे अचानक से तुम किसी रूम में घुस जाओ जिसमें लाइट बहुत कम है, तो आंखों को थोड़ी देर बाद दिखाई देता है, फील किया है? आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये आइरिस का काम होता है। ये क्या करता है? प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करता है अकॉर्डिंग टू द विजुअलिटी, कैसा रूम में लाइट है। अगर अचानक से तुम बहुत ज्यादा वाले लाइट के कमरे में चले गए तब भी आंखों को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो ये काम करता है आइरिस। उसके बाद उसके पीछे लगा होता है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, जिसका मेन काम है सीलियरी मसल्स। नाम सुने हो? एक तो लेंस होता है, इसके पीछे ऐसे एक लेंस लगा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, ऐसा एक लेंस होता है, और इधर होता है बच्चों सीलियरी मसल्स। ऐसा कुछ शेप होता है, एग्जैक्ट शेप तो मैं क्या ही बनाऊंगा। दिस इज सीलियरी मसल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये होता है लेंस। और इधर पोर्शन पे होता है बच्चों रेटिना। यहां पे ये वाला पोर्शन किसका है? रेटिना। अब क्या होता है, ये लेंस इमेज बनाता है। इमेज कहां बनता है ये तो पढ़ा होगा बचपन में, मैंने भी पढ़ा है। लेंस, जो भी आंखों का इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, और यहां से कुछ ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह होते हैं बहुत सारे। इसके बाद का काम बायोलॉजी वालों का है, अपना काम नहीं है। तो ये सिग्नल यहां से भेज देता है किसको? ब्रेन को। तो ब्रेन को इमेज दिख जाता है ना। तो ऐसा कुछ कहानी होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये लेंस। यहां जो बीच में लेंस लगा है ना, बड़ा मजेदार लेंस होता है। हमने अभी तक जितना लेंस पढ़ा है वो लेंस नहीं है ये सबसे अलग लेंस है ये। रीजन? अच्छा एक बात बताओ, आंखों से हम जो चीजों को देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स होता है क्या? नहीं होता है फिक्स। हम तो कोई भी चीज देख लेते हैं, पास का बोतल भी दिखाई देता है, विंडो भी दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का पेड़ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इमेज का डिस्टेंस फिक्स है? अरे हाँ फिक्स है भाई। इमेज हमेशा रेटिना पे बनता है। वो एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं, एक आंख को मैंने उठा के तुम्हारे सामने रखा है, इसका इमेज कभी भी बनेगा वो कहां पे बनेगा? रेटिना पे। यानी कि V का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। V का एक जो लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था लेंस फॉर्मूला? बोलो एक बार। 1/V - 1/U = 1/F, यही पढ़ा था।
अब इसमें v जो होता है वो फिक्स होता है, v नहीं बदलता, u चेंज होता है और f चेंज होता है। और ऑब्वियस सी बात है ना, अगर u को चेंज होना है तो f भी बदलेगा। अब बड़ा मजेदार चीज है, सोचो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता रहता है, v फिक्स है। अब ये लेंस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि इसका फोकल लेंथ बदलता रहे, और फोकल लेंथ इस तरह से बदलता है कि इमेज हमेशा कहां पे मिलता है हमको, रेटिना पे मिलता है। समझ रहे हो? अब कैसे मिलता है वो भी सोच लो, वो भी इमेजिन करके तुमको मैं बता सकता हूं, थोड़ा बहुत तो बता सकता हूं मैं। फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, 1/f इक्वल टू क्या था, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। याद है? अगर r1 r2 बराबर हो तो ये 2/r आता था। ये देखो 1/f हाँ लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ये आता था। अब यहां पे देखो तो फोकल लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि ये जो लेंस है ये बड़ा मजेदार चीज है। फोकल लेंथ कब बदलेगा? जब रेडियस बदलेगा। और रेडियस कैसे बदलता है? रेडियस कैसे, आंखों ने अपना मतलब ये लेंस का रेडियस कैसे बदला, ये बड़ा ही अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है, सोचने वाली बात है। इमेजिन करके देखो, जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर है, ठीक है ना, जैसे हम कभी पहाड़ वहाड़ पे घूमने जाते हैं तो बहुत सुंदर नजारा हम लोग को दिखाई देता है। देखो दूर में देखते हैं, बहुत मतलब रिलैक्स पहाड़ दिख रहा है, हरा भरा जंगल दिख रहा है, आंखों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें पास आनी शुरू होती हैं, कोई चीज जैसे ये उठाया मैंने, इसमें कुछ पढ़ रहा हूं मैं इसको धीरे धीरे पास ला रहा हूं, प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। तो जब चीजें बहुत दूर होती है ना तो उनको देखने में बड़ा मजा आता है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा हो तो ये उस समय अपने आप को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है? जैसे मान लो, लेट अस एज्यूम, यहां पे एक डायग्राम से समझाता हूं। ये लेंस है, ये कहानी है, ये v तो फिक्स है, ये नहीं बदलने वाला है। मान लो ऑब्जेक्ट अभी यहां पे u इधर कहीं है, u का वैल्यू हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें u का वैल्यू मैं ले लेता हूं, सपोज इसको x मान लेता हूं, x, और u का वैल्यू रख देता हूं -x, इधर है, इस डायरेक्शन में है, तो ये बन जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1/x इक्वल टू 1/f। अब इसमें देखो v तो फिक्स है बच्चों, फिक्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोकस के। यानी कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा। यहां से जैसे जैसे x बढ़ेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे जैसे हम दूर की चीजों को देखेंगे, फोकल लेंथ बढ़ेगा। और फोकल लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? रेडियस बढ़ेगा या घटेगा? फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो रेडियस जो है वो बढ़ेगा। रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है? ये लेंस ऐसे चिपटा होगा या थोड़ा सा ऐसे होगा? इमेजिन करके देखो, रेडियस एक्सटेंड होगा, ये ऐसे होगा, मतलब ऐसे लंबा जैसा हो जाएगा। रेडियस बढ़ने का मतलब, कोई सरफेस जितना कम कर्वेचर होगा, रेडियस उसका उतना ज्यादा होता है। जब प्लेन हो जाता है तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है, होता है नहीं होता है? तो आंखें जो है ना, जैसे जैसे चीजें दूर जाती हैं तो फोकल लेंथ बढ़ता है, तो क्या होता है? रेडियस बढ़ता है, तो आंख एकदम रिलैक्स है, आंखों को कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बहुत सुकून से सब कुछ दिखाई दे रहा है। दिस इज रिलैक्स पोजीशन, या फिर यूं बोलो, आईज आर रिलैक्स्ड। आंखें बहुत आराम से चीजों को देख पा रही हैं। अब सोचो, जैसे जैसे x घटेगा, क्या फोकल लेंथ घटेगा? फोकल लेंथ घटेगा तो क्या रेडियस घटेगा? अब रेडियस घटाना है तो ये ऐसे, तो आंखों को हमको जोर लगाना पड़ेगा, जैसे चीजें पास आएंगी ऐसे देखेंगे हम, तो आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और ये क्या करता है? अपने रेडियस को कम करने की कोशिश करता है। कैसे कम करता है? ये सिलियरी मसल्स का काम है। सिलियरी मसल्स यही करता है बच्चों, इसके रेडियस को बढ़ाता है और घटाता है। बात समझ में आ रही है? जब चीजें बहुत दूर हैं तो सिलियरी मसल्स इसको ऐसे कर देगा, एकदम सीधा स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, और उस समय बहुत आराम से चीजें दिखाई देंगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा, फोकल लेंथ को घटाना है, रेडियस को घटाना है, तो ये क्या करेगा? इसको प्रेस करेगा, ऐसा बना देगा, और उस समय आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसको क्या बोलूं मैं? आईज आर नॉट रिलैक्स्ड, या फिर स्ट्रेन्ड।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हो गई इंसान की आंखों की कहानी, कि इंसान की आंखों में क्या एक्चुअली में कहानी चल रहा है, ये कहानी है। ठीक है, तो तुम एक बार ये जो बकवास मैंने लिखा है लिख लो, उसके बाद एक दो लाइन मैं लिखा देता हूं और फिर आते हैं मुद्दे पे। माइक्रोस्कोप का जरूरत या फिर टेलीस्कोप का जरूरत पड़ा क्यों आखिर? तेरी आँखियों से इसलिए हम लोग को जो मतलब पहाड़ वहाड़ जो हम देखने जाते हैं, नदी झील झरना, बहुत दूर की चीजें, बहुत आराम से बहुत सुकून से हम देखते हैं उसको बैठ के, क्योंकि दिखने में हमको बहुत मजा आ रहा होता है। आंखें बहुत रिलैक्स्ड पोजीशन में होती हैं उस समय, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है। और जैसे जैसे पास की चीजों को हम देखते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है आंखों पे, सिलियरी मसल्स उसको और ज्यादा स्फेरिकल करने की कोशिश करता है, रेडियस घटाता है, तो तकलीफ होता है देखने में। अब बाकी इससे डिटेल बातें जानना हो तो कृपया बायोलॉजी पढ़े। यहां पे लिख लेना, ये जो V है ये फिक्स्ड है। नैनों में आते हो क्यों बुरा साजना, तुम ही बताओ कैसे। इसका रेडियस जो होता है ना बच्चों, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये जो स्फेयर है, कोई पूछे आंख का जो रेडियस है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है नॉर्मल में। मतलब आंखों का डायमीटर ये बोल रहा हूं, ये लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आंखों का ये स्फेयर है ना एक, हाँ, तो इसका जो एवरेज अप्रोक्सीमेट जो रेडियस होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फेयर होता है। हमारी आंखें जो हैं, बकरे का आंख देखा होगा, बकरे का वो खाते हो क्या, भेजा खाते हो तुम लोग, बकरे का भेजा खाते हो? हाँ, तो बकरे का भेजा अगर कभी घर पे पापा वापा लाएं तो देखना उसमें आंखें कभी गलती से वो दे देता है, तो वो आंखें देखना एकदम ऐसी होती हैं गोल गोल। कुछ लोग इसको भी खा जाते हैं पका के, वो अलग बात है। अरे खाता है, मैंने देखा है, तो मेरा दोस्त ही खाता है एक। अरे वो बहुत मजे से खाता है, वो दिखा के खाया ऐसे, ये उठाया, ये देख। एक दो लाइन लिख लो चलो। ये सब अपने काम का नहीं है, ये सबसे सवाल नहीं आएगा, बट बताना जरूरी है कि आंखों में हो क्या रहा है, लेंस कर क्या रहा है, और क्यों हमें जरूरत है फिर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा। तो वो बातें जानना जरूरी है कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा था।
अभी मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अरे हो गया भाई, बहुत डूब गए तुम लोग बायोलॉजी में। देखो लिखो आइरिस, पहला पॉइंट लिखो आइरिस। आइरिस कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड्स, contract and expands the pupil. Iris contract and expands the pupil and controls the amount of light. Iris contracts and expands the pupil and controls the amount of light. Iris contracts and expands the pupil. Iris contracts and expands the pupil and controls the amount of light. Controls the amount of light. Controls the amount of light. फुल स्टॉप, लाइन चेंज। मतलब सेकंड पॉइंट में लिखो सीलियरी मसल का काम लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सेकंड पॉइंट में लिखो सीलियरी मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ciliary muscles are responsible for changing, ciliary muscles are responsible for changing the radius. Ciliary muscles are responsible for changing the radius, comma, thus focal length changes, thus focal length changes and image is always formed at retina. Focal length changes and image is always formed at retina. Image is always formed at retina. फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखो। लाइन चेंज करके लिखो द प्रोसेस बाय विच ciliary muscles, the process by which ciliary muscles adjust the focal length of eyelens. The process by which ciliary muscles adjust the focal length of eyelens is known as accommodation. पूछ लेता है कभी कभी व्हाट इज accommodation. The process by which ciliary muscles adjust the focal length of eyelens is called accommodation. ठीक है? अरे ठीक है क्या? चलिए, ये हो गई आंखों की बात। अब आता है कि आंखों को कोई ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई कब देता है। ठीक है, तो एक टर्म आता है बच्चों विजुअल एंगल। क्या होता है? विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए
उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज आंखों पे एक एंगल बनाती है, वो एंगल जो होता है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। और वो एंगल बच्चों अगर सफिशिएंट नहीं हुआ, अगर सफिशिएंट हुआ तो हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देगा, अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। तो विजुअल एंगल के पीछे सारा कहानी है। अब कहानी शुरू होता है यहां से, ठीक है ना। जैसे यहां पे अगर हमारी आंखें हैं, सपोज ऐसे है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट सपोज h है, किसी डिस्टेंस पे है u पे, तो यहां से जो रे निकला, वो आंखों पे कुछ एंगल बनाना चाहिए बच्चों। इस थीटा को बोलते हैं हम विजुअल एंगल। और कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर साफ साफ दिखाई देना है तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है ना, ये एक सफिशिएंट अमाउंट जो अप्रोक्सीमेटली होता है 1 इंच के आसपास, सॉरी 1 इंच नहीं ना, 1 मिनट, एंगल इंच में कैसे आ सकता है, 1 मिनट, ये मिनट का सिंबल है, याद है 1 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। तो अप्रोक्सीमेट, हाँ 60 मिनट होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के आसपास होता है। अगर इससे कम बनाया तो ये ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अब इमेजिन करो क्या होगा, इमेजिन करो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ये विजुअल एंगल कम होगा कि मतलब ज्यादा होगा। ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे है, ये एंगल फिलहाल थीटा बना रहा है विजुअल एंगल। ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा थीटा का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। चलो ये तो साफ साफ इमेजिन कर पा रहे हो। तो एज यू इंक्रीजेस, थीटा का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आए, यू का वैल्यू अगर डिक्रीज करे तो क्या थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर पास आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर दूर मैं इसको अगर मैं देख रहा हूं यहां से, ठीक है ना, ये अभी मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, ये डब्बा दिख रहा है तुम लोग को, ये जैम वाला डब्बा, पीनट बटर वाला, अरे ये अब दिखा, ये डब्बा अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरी आंखों पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब ये डब्बा जैसे जैसे मेरे पास आएगा वो एंगल बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका विजिबिलिटी और क्लियर होता जा रहा है, देखो, और ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाएगा वो एंगल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और ये डब्बा मुझे धीरे 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 बहुत छोटा दिखाई देने लग जाएगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी चीज को क्लियरली दिखाई देने के लिए वो जो आंखों पे एंगल बना रहा है विजुअल एंगल, उसका वैल्यू एक सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। अब ये जैसे जैसे पास आ रहा है थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कब तक, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, इमेजिन करो कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये पेपर ले लिया, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी मुझे नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर मैंने कुछ लिख दिया, सपोज आई एम कुछ लिखा हुआ है, आई एम लिखा हुआ है, ये मुझे अभी नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, दिखता, एंगल बढ़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों एक लिमिट तक ही एंगल बढ़ता है और उसके बाद ये वापस से मुझे धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? उसको बोलते हैं, सुना होगा तुमने, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ क्लियर विजन या फिर डिस्टिंक्ट विजन, सुने हो? हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कहां तक देख सकते हैं, कहां तक एंगल को बढ़ा सकते हैं? अप टू डी तक। कहां तक बढ़ा सकते हैं? अप टू डी तक। यानी कि अगर मेरी ये आंखें हैं और कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां से पास आता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब ये डी पे पहुंच जाएगा, डी, इसके बारे में लिखा दूंगा मैं, तब ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं थीटा नॉट। इस एंगल को हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्या मैं इससे ज्यादा बढ़ा सकता हूं एंगल को? नहीं। ऐसा लगता है सर थोड़ा और पास ले आओ ना, और पास ले आऊंगा तो ये मुझे धुंधला दिखेगा। ये आंखों का रिस्ट्रिक्शन है कि उसके बाद ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा इसके बारे में। तो अगर कोई लेटर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो यहां से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, पास लाऊंगा, जैसे ही मैंने डी को क्रॉस किया ये मुझे धुंधला दिखाई देने लग जाएगा और मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा सही से। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, लेट अस अज्यूम कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा मतलब बैक्टीरिया की बात करते हैं हम, या फिर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। अब उसका एंगल सफिशिएंट नहीं था सफिशिएंट, तो मैं उसको पास लाया ताकि एंगल बढ़ जाए, वो मुझे दिखाई दे दे। लेकिन एंगल बढ़े बिना वो डी को क्रॉस कर गया, तो क्या मुझे वो दिखाई देगा?
कभी दिखाई नहीं देगा। यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं डी तक नहीं देख पाया तो उसके बाद में उसको देख ही नहीं सकता हूं, उसको नेकेड आई से देखना पॉसिबल नहीं है। और उस टाइम पे जरूरत पड़ता है हमें एक इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम जिसको माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि माइक्रोस्कोप करता क्या है, बताओ। अबे एंगल को बड़ा करता है, छोटा चीज बड़ा नहीं करता है। ये बेवकूफों वाली बात है, मत बोला करो ऐसे। एंगल को बड़ा करता है वो। क्या करता है? एंगल को बड़ा करता है, विजुअल एंगल को बड़ा कर देता है वो। दैट इज द वर्क ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, ये कम से कम इतना होना चाहिए या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। तो बात समझ में आई माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा? चलो ये सब लिख लेना बाद में, पहले कुछ बातें लिखो जो मैं लिखा रहा हूं। लिखो, इफ वी वांट टू सी अ ऑब्जेक्ट, if we want to see a object, then it should form a minimum angle. Then it should form a minimum angle. If we want to see a object, then it should form a minimum angle. ब्रैकेट में लिख लेना, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट। It should form a minimum angle at our eyes. It should form a minimum angle at our eyes. Full stop. As object distance increases, the angle decreases. And vice versa. As object distance increases, the angle decreases and vice versa. Vice versa means if object distance decreases, then angle increases. फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखो, so to see a smaller object, we keep it closer. To see a smaller object, we keep it closer, but greater than capital D. बट ग्रेटर देन कैपिटल डी। वो डी के बारे में मैं लिखा दूंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। वी कीप इट क्लोजर बट ग्रेटर देन डी। फुल स्टॉप। If we can't see the object placed at capital D, if we can't see the object placed at capital D, then we can't see it from our naked eyes. If we can't see the object placed at capital D, then we can't see it with our naked eyes. So we require an instrument.
हो गया, लिख लिए? लिख लो ये सब। यहां पे लिख लेना डी को क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस, कोई तो चल जा भाई, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और डी का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ये वैरी करता है 15 टू 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना, इसके बीच में ये वैरी करता है। तो 15 जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, 15, 16, 17, 18 ऐसा कुछ, और ये बूढ़ों में हो जाता है, ओल्ड पीपल के लिए। देखा होगा बूढ़ा बूढ़ा आदमी लोग पेपर को ऐसे करके पढ़ता है ना, वही है, उनका इंक्रीज होता है, डिस्टिंक्ट विजन बढ़ जाता है उनका, ऐसे करके पढ़ना पड़ता है उनको। और एवरेज जो लिया गया है सबको पता है, बचपन में भी पढ़ाया गया है, 25 सेंटीमीटर। तो कहीं अगर कुछ ना दे तो ये 25 सेंटीमीटर हम यूज करते हैं। लिखो। आज का क्लास तो लगता है समझाने में ही चला गया मेरा। नेक्स्ट कितने बजे से क्लास? आज इंटीग्रेशन है ना? 1 बजे से है। आज इंटीग्रेशन है बच्चे। आज थर्सडे है ना? थर्सडे की फ्राइडे है? थर्सडे फ्राइडे इंटीग्रेशन होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हमको क्या करना है बच्चों? एंगल को बढ़ाना है। क्या करना है? एंगल को बढ़ाना है। तो हमने यूज किया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप। अरे सिंपल माइक्रोस्कोप वही होता है, बचपन में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक लेंस नहीं आता था ऐसे करके, ऐसा वाला, हाँ मैग्नीफायर जिसको बोलते थे, जिससे पेपर जलाते थे हम लोग वही है सिंपल माइक्रोस्कोप, और कुछ नहीं है। एक लेंस होता है बस जिसमें मैग्नीफाई कर देता है कहानी को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले तो देखो विदाउट लेंस, कोई लेंस वेंस यूज नहीं किया अगर, विदाउट लेंस, ये हमारी आंखें, यही वाला डायग्राम है, ये हमारी आंखें, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट रखा है डी पे, डी वही वाला डी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर यहां पे कोई एच रखा है तो ये मान लो आंखों पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा नॉट बोलते हैं इसको, थीटा नॉट। तो अगर इसमें मैं 10 थीटा नॉट लगाऊं, 10 थीटा नॉट, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस एच बाई डी, चूंकि थीटा नॉट थीटा सब बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल है, तो हम क्या करते हैं इसको थीटा नॉट लिख देते हैं इक्वल टू एच बाई डी। इक्वेशन नंबर 1, पहला कहानी, ठीक है क्या। अब लगाते हैं लेंस, लेंस लगाते हैं अभी। तो लेंस लगाने के बाद क्या होगा? अच्छा, इमेज बनाना है अपने को, ख्याल रहे। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं बच्चों? फोकस और पोल के बीच में, क्योंकि जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो बहुत बड़ा इमेज बनता है, याद है, वर्चुअल इमेज बनता है। अगर यहां पे रख दिया जाए, यहां पे अगर ऑब्जेक्ट रख दें एच, तो क्या होगा? यहां से एक रे गया, यहां से मान लो इधर चला गया, एक रे जो है कुछ ऐसे गया, अनडेविएटेड चला गया, और जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ऐसे कैसा कुछ एक इमेज बनता था पीछे की तरफ, ये बन गया इसका वर्चुअल इमेज एच डैश। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और पोल के बीच में, और मान लो कि उस सिचुएशन में ये जो एंगल बना दैट इज थीटा, थीटा। थोड़ा सीधा हो जा भाई, तू क्या कर रहे हैं?
हाँ जी, दिस इज थीटा। और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो यहां से लेके यहां तक कुछ u है। अरे ठीक है क्या, लेंस लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर लो। इधर वाला तो मिटा दो ना, इधर वाला, ठीक। तो अभी जो एंगल बना मान लो कि वो थीटा बन गया, और जब लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट विदाउट लेंस तो एंगल बन रहा था थीटा नॉट। तो ये जो थीटा बाई थीटा नॉट है ना बच्चे, ये थीटा कितने टाइम्स बढ़ गया थीटा नॉट, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। कितने टाइम्स से हमने इसको इंक्रीज कर दिया। ये मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज डिस्टेंस को भी ले सकते हो यहां से यहां तक। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। अरे बना गया भाई, तो बोल दिया करो। चलो तो इस वाले केस में अगर हम लिखें टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा लेंस लगाने के बाद, तो या तो एच डैश बाई वी लिख लो, एच डैश बाई वी, या फिर तुम इसको एच बाई यू भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यानी कि टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख दिया, दैट इज एच बाई यू। इक्वेशन नंबर 2, ये था इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो थीटा बढ़ा बच्चे, थीटा नॉट पहले था लीस्ट डिस्टेंस पे, अब हो गया थीटा। तो एमपी मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये डिफाइन कैसे है, एमपी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। यानी कि कितने टाइम्स बढ़ गया एंगल, विजुअल एंगल जो था। यानी कि एमपी का अगर वैल्यू लिखूं मैं, तो थीटा का वैल्यू कितना है, एच बाई यू डिवाइडेड बाई थीटा नॉट कितना था, एच बाई डी। एच ने एच को मार दिया, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कितना आता है बच्चों, डी डिवाइडेड बाई यू। ये डी वही है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो कैपिटल डी डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू। अब इसके अंदर दो केसेस सुनते जाना, इधर का तो लिख लियो, मिटाता हूं मैं। अब इसके अंदर दो केसेस जिसके ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है ना। एक को बोलते हैं केस 1 नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसमें मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम आता है, मैग्नीफाइंग पावर इज मिनिमम। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा, डी बाई यू, डी तो फिक्स है, यू का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगा, मानते हो बात। अगर यू का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर क्या मिनिमम हो जाएगा। और यू मिनिमम मतलब ऑब्जेक्ट तो वहीं रखना था, फोकस और पोल के बीच में, तो यू को मैक्सिमम में कहां पे रख सकता हूं, फोकस पे। यानी कि इस कंडीशन में यू का वैल्यू बच्चों एफ के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, यू का वैल्यू एफ के बराबर हो जाता है, और मैग्नीफाइंग पावर जो निकल के आता है दैट इज डी डिवाइडेड बाई एफ। अच्छा, इस केस में इमेज कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज कहां बनता है, इंफिनिटी पे बन जाता है सर, बिल्कुल। ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इंफिनिटी पे बनेगा कहीं पे, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा, इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगा तो आंखों को तकलीफ होगा कि आराम मिलेगा, बोलो ना। अबे काहे का तकलीफ, दूर की चीजों को देखने में हमेशा मजा आता है भाई, हमेशा क्या होता है, मजा आता है देखने में।
रिलैक्स्ड पोजीशन, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो मसल्स आर लीस्ट स्ट्रेन्ड, लीस्ट स्ट्रेन्ड, पहली बात। अच्छा दूसरा केस, केस 2, इसमें क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर सपोज मैक्सिमम निकालना, पहले इसके बारे में सोचना। अच्छा मैग्नीफाइंग पावर मैक्स, एक मिनट, मिनिमम निकाला मैक्सिमम, हाँ सही तो है, हाँ काहे कंफ्यूज, अबे हम तो लेंस लगा चुके हैं ना, तो हमें ऑब्जेक्ट थोड़ी देखना है, हमें तो इमेज देखना है उसका, हम अभी ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, हमने अभी दूरबीन लगा दिया है बच्चे, और हम देख रहे हैं इमेज कहां बन रहा है उसका, हमारा इंटरेस्ट अभी इमेज में है कि ऑब्जेक्ट में है, इमेज में है, तो हमने इमेज को बना दिया इन्फिनिटी पे, अबे दिखेगा ना, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आसमान के उस पार बन गया। इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के मुकाबले मतलब 100 मीटर भी एक इन्फिनिटी का काम करता है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझो दूसरे मतलब गैलेक्सी में जाके बन जाएगा। ए सुनो, ध्यान दो। अच्छा मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम कब होगा, जब u का वैल्यू मिनिमम, u का वैल्यू मिनिमम कितना हो सकता है, 0, u का वैल्यू 0। तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि सर एक काम करो, u का वैल्यू 0 पोल पे रख दो, तो पोल पे रख देंगे तो इमेज भी कहां बन जाएगा, पोल पे, तो इमेज पोल पे बनेगा तो हमको दिखाई देगा क्या, अरे हमें d के आगे दिखाई देगा क्या, हमारा इमेज, ठीक है, हमारा इमेज कहां तक बन सकता है मैक्सिमम, d तक बन सकता है, कहां तक बन सकता है, d तक। तो ये नहीं कि इसको उठा के पोल पे रख देना है, नहीं, इसमें क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D, यानी कि v का वैल्यू बच्चों d के बराबर होता है। सुनना, इधर लिख लियो क्या, नहीं लिखे हो ना, कोई नहीं, इधर देखो। तो ये फोकस था बच्चों, ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, पता नहीं कहां रखा है, इधर कहीं रखा है, दिस इज u, और इसका इमेज जो बना है, इस बात का ख्याल रखना है कि इमेज जो बना है वो d पे बना है, यानी कि v का वैल्यू जो है वो कैपिटल D के बराबर है। v का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल D के बराबर है। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में हमें d बाई यू चाहिए, हमें u निकालना है, हमें v पता है, हमें v का वैल्यू पता लग गया, ठीक है ना, -d, हमें u निकालना है बच्चों। अरे समझ रहे हो बात को, सुनो, हेलो, सुनाई दे रहा है, हमें v पता है, हमें u पता है, सॉरी u हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, हमें u निकालना है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ध्यान देना, v के जगह पे आ गया -d, माइनस 1/u के जगह -u इक्वल टू 1/f। यहां से जरा बताओ हमें 1/u माइनस माइनस प्लस 1/u का वैल्यू कितना आ गया, क्या उसको उधर भेज दूं, 1/d प्लस 1/f। 1/u इसलिए निकाला क्योंकि फॉर्मूले में 1/u ही तो चाहिए, तो d को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल गया बच्चों, एंड दैट इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, कितना, d इंटू 1/u। 1/u का वैल्यू है बच्चों 1/d प्लस 1/f। जगह खत्म हो गया, पहले इसको लिखो, नोट करो, पहले राइट वाला लिखना है फिर लेफ्ट वाला। तो मैग्नीफाइंग पावर होता है बेसिकली d डिवाइड बाई यू, कैपिटल D बाई यू। अब इसका दो पोजीशन, पहला पोजीशन हमने u का वैल्यू f कर दिया जिसमें इमेज बन गया इन्फिनिटी पे, और दूसरे पोजीशन में इमेज को बनाना है कैपिटल D पे, तो उसके लिए हमने u का वैल्यू निकाल के उसमें रख दिया है। तो सवाल में ये बोलता है कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये वाला यूज करना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर बोलेगा इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, या फिर बोलेगा कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D
लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, तो ये यूज होगा। नहीं नहीं, पोल पे रखना ही नहीं है, पोल पे रखेंगे तो इमेज पोल पे बन जाएगा ना। अरे पोल का इमेज तो पोल पे बनता है, और हमें इमेज कहां तक दिखाई दे सकता है, डी तक दिखाई दे सकता है। 25 सेंटीमीटर पे तो कम से कम इमेज बनना ही चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम तब होगा जब इमेज जो है कैपिटल डी पे बनेगा। क्या क्या? हाँ डायग्राम ठीक है, ये दोनों रे पैरेलल जाएगा बच्चे, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सवाल में ये सब वर्ड यूज करेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो समझ जाना है कि ये यूज करना है। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सवाल में यूज करेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो ये केस यूज करना है। ठीक है, तो ये डी को अगर अंदर भेज देते हो बच्चों, तो मैग्नीफाइंग पावर जो मैक्सिमम निकल के आता है दैट इज डी अंदर जाएगा तो 1/d कैंसिल हो जाएगा, 1 + d/f। तो ये दो फॉर्मूले हैं बस इसमें, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक d/f, एक 1 + d/f। इन्हीं दोनों में से कोई एक पे सवाल आएगा अगर आना होगा तो। d/f फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड 1 + d/f when image is formed at, लिख लेना, image formed at least distance of distinct vision कैपिटल D। अरे ठीक है क्या? कोमा में तो नहीं चले गए हो ना? हाँ जाना मत कोमा में, लेंस ही तो है। एक बार ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट को इमेज को भी पे रखा है, तो उसके लिए यू निकाला है, बस इतना ही तो किया है। इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कल पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास है फिर से, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।